हम आज बात करेंगे पीईजी रेशो के बारे में। हमने जब रेशो एनालिसिस स्टार्ट किया था तो रेशो एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी कंपनी को अगर हमें एक नज़र में देखना हो कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है तो उसमें पीवी रेशो जो हमारे पास रेशो एनालिसिस है, रेशो एनालिसिस के अंदर हमने ईपीएस की बात की थी, हमने पी रेशो की बात की थी, हमने डिविडेंड यील्ड रेशो की बात की थी, पे आउट रेशो की बात की थी, बुक वैल्यू फेस वैल्यू की बात की थी। तो ये हमें एक नज़र में कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में हमें ये बता देते हैं कि ये कंपनी कैसी है। बाकी उसके बाद उस कंपनी को हम डिटेल में फिर उसके बाद आगे उसको देख सकते हैं। जैसे अगर बाई सपोज हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आँखों को देख के ही ये बता दे कि आपको पीलिया की शिकायत हो सकती है, आपको जॉइंटिस हो सकता है। उसके बाद वो किस लेवल का जॉइंटिस है, किस लेवल का वो आपका पीलिया है, ये डिपेंड करता है कि उसके बाद आगे वो आगे जो फर्दर आपके टेस्ट हैं उस टेस्ट को कराए। या कोई डॉक्टर आपकी जीभ को देख के ये बता दे कि आपके पेट में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो विद इन सेकेंड जो उन्होंने देख के आपको ये बता दिया कि आपको हो सकता है ये बीमारी हो या हो सकता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, तो डिटेल में देखने के लिए उसके बाद उस कंपनी के या उस जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर आगे और फर्दर टेस्ट करा करके उनको चेक कर सकता है। तो एक सेकंड में, विद इन सेकंड या विद इन मिनट हम किसी को ये चेक कर लें या किसी कंपनी को हम ये चेक कर लें कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। तो उसमें रेशो एनालिसिस जो हमारे पास चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसके अंदर जो रेशो हमारे पास दिए हुए होते हैं, चाहे हम ईपीएस की बात करें, पी रेशो की बात करें, या हम आज पीईजी रेशो की बात करें, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं इन चीज़ों को देखने में। हमने ईपीएस के बारे में बात की थी। ईपीएस अगर आपको डिटेल में देखना है तो इससे पास की जो मेरी वीडियो है, पहली वाली वीडियो है ईपीएस की या पीई रेशो की, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पीईजी रेशो का, क्योंकि पीई से रिलेशन है, यहां पर पी का मतलब प्राइस से है, ई का मतलब अर्निंग से है और जी का मतलब ग्रोथ से है। तो किसी कंपनी की प्राइस, अर्निंग और ग्रोथ, अगर हम इन तीन चीजों को देख करके ये आइडिया लगाएं कि ये कंपनी कैसी है। रेशो मीन्स, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बाई सपोज किसी बच्चे के 40 नंबर आ रहे हैं और एक बच्चे के 60 नंबर हैं और हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बढ़िया कौन है या इंटेलिजेंट इसमें से कौन है या किसी के बढ़िया मार्क्स किसके आए हैं। तो अगर हम सिर्फ 40 और 60 को देखेंगे तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि इनमें से बढ़िया मार्क्स किसके आए। आपको देखने में लगेगा कि 60% वाला इंटेलिजेंट है, 60% वाले के मार्क्स बढ़िया हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसके ये 40% आए हैं उसके 100 में से 40% आए हों और उसकी परसेंटेज 40% है, और जिसके ये 60 नंबर आए हैं उसके ये 60 नंबर 80 में से आए हों तो उसकी परसेंटेज 75% उसके मार्क्स हैं। तो 60% वाला हमें बेटर दिखाई दे रहा है अभी कि 60% वाला बढ़िया है। हम इसको ठीक अपोजिट लेते हैं कि जिसके 60% नंबर आए हैं, हमने दो एग्जांपल लिए थे कि एक बच्चे के 40 नंबर आए और एक बच्चे के 60 नंबर आए। अब जिसके 60 नंबर आए हैं, इसके 60 नंबर ये 100 में से आए हैं, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज कितनी है? 60% है। और जिसके 40 नंबर आए हैं, इसके ये 40 नंबर 50 में से आए हैं, तो इसका मतलब इसकी ये 80% है। तो जिसके मार्क्स अभी तक हमें कम दिखाई दे रहे थे वो परसेंटेज में ज्यादा बढ़िया है, मतलब ये बच्चा यहां पर इस साल ज्यादा बढ़िया नंबर लेके आया है। 40 मार्क्स इसके हमको दिखाई दे रहे थे। तो ये हमें कब मालूम पड़ा? अगर हम सिर्फ एक डाटा को देखेंगे, अगर हम सिर्फ 40 को देख रहे हैं या सिर्फ 60 को देख रहे हैं तो हमें एक्चुअल डाटा नहीं मिल रहा है। हमने उसके नंबर, उसके मार्क्स जो आए हैं वो कितने में से आए हैं, जब उसको देखा तो हमें एक्चुअल पिक्चर मालूम हुई।
ये डाटा जितना ज़्यादा बढ़िया होगा, देखो इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जिसमें अभी तक हमारे पास जो रेशो थे उसमें हम सिर्फ दो चीज़ को कंपेयर कर रहे थे। हमने जब ईपीएस की बात करी तो ईपीएस के अंदर हम जो हमारा प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को और उसके साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर को, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे थे। जब हम पीई रेशो की बात कर रहे हैं तो पीई रेशो के अंदर हम कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो और जो उसकी अर्निंग है उसको हम लेकर के कंपेयर कर रहे हैं। और यहां पर हम तीन चीज को ले रहे हैं, एक कंपनी का प्राइस, उस कंपनी की अर्निंग और उस कंपनी का ग्रोथ रेट। तो कंपनी की प्राइस, अर्निंग और ग्रोथ, इन तीनों को देख करके अगर हम ये आइडिया लगाएं कि ये कंपनी कैसी है तो शायद हम और बढ़िया रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। ईपीएस के बारे में जो हमने बात की थी मैं बहुत शॉर्टकट में लूंगा यहां पर, क्योंकि हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि उसका इस रेशो के साथ लिंक है इसलिए हम थोड़ा सा लेंगे कि सपोज हमारे पास किसी कंपनी की, हम एज्यूम करते हैं सपोज किसी कंपनी की सेल्स 2 लाख रुपए है। हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, छोटी अमाउंट, ये अमाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी में आप जाओगे तो ये करोड़ों में चले जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं कि सेल्स सपोज किसी कंपनी की 2 लाख रुपए हैं और उसके जो खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट वो 80,000 है। इसको माइनस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है सी, कंट्रीब्यूशन हमारा 1,20,000 हुआ। इस 1,20,000 में से हम जो कंपनी के फिक्स कॉस्ट है उन फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि उस कंपनी की फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो कंपनी के पास EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो 1 लाख रुपये आ गया। अब कंपनी ने सपोज कहीं से लोन लिया हुआ है या डिवेंचर इशू किए हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट उसको देना है, तो सबसे पहले हम उस इंटरेस्ट को माइनस करते हैं और इंटरेस्ट भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज किसी कंपनी के इंटरेस्ट यहां पर हैं 12,000। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा जिसको हम कहते हैं EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, वो 88,000 है। अब इसमें से हम टैक्स रेट माइनस करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट, और हम एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास टैक्स रेट 50% है, तो 88,000 का 50% 44,000 हमारा टैक्स में चला गया। हमारे पास जो प्रॉफिट बचा इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 44,000 है। और ये 44,000 जो हमारे पास है ये शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट तो हम उसको नहीं बोलेंगे, कंपनी कुछ पैसा अपने पास रोक लेती है इसमें से फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कभी कभी शेयर होल्डर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं कंपनी में, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, एक प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती है। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं उनके नाम से ही मालूम पड़ रहा है वो उनको प्रेफरेंस दी हुई है कि आपको पहले हम डिविडेंड दे देंगे, तो हम उस डिविडेंड को भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में जिन शेयर पे आप काम करते हो वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, और यहां पर हम जो निकाल रहे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के बेस पे निकाल रहे हैं। ओपन मार्केट में जिन शेयर पे काम होता है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम एज्यूम करते हैं सपोज 20,000 है, तो हमारे पास 24,000 जो प्रॉफिट बचा ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में 24,000 आए। अब ये जो 24,000 इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में आए, ये कंपनी के अंदर जितने शेयर होल्डर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम एज्यूम करते हैं कि सपोज एक कंपनी में शेयर होल्डर, हम छोटी अमाउंट यहां पे ले रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये अमाउंट काफी बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। हमने एज्यूम किया सपोज एक कंपनी के पास 24,000 के शेयर होल्डर हैं, 24,000 उसकी अर्निंग है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हमारे पास है वो सपोज 300 है। तो इसका मतलब उस कंपनी की जो ईपीएस है वो ईपीएस क्या होगा, प्रॉफिट जो आपके पास है आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हैं उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 80 रुपये उस कंपनी की ईपीएस है। और उस कंपनी की जो ईपीएस है, ये ईपीएस कभी भी कैश में पूरा नहीं मिलता है। कंपनी कुछ पैसा अपने पास रिटेन कर लेती है और कुछ डिविडेंड के रूप में दे देती है।
कुछ पैसा कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है। रिटेन काहे के लिए करती है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फ्यूचर प्लानिंग कंपनी की होती है और उस फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए कंपनी कुछ पैसा अपने पास रोक लेती है। अब जो आपके पास ईपीएस आया, ईपीएस हमारा 80 आया, इस 80 रुपीज का मार्केट प्राइस क्या है? एक कंपनी की ईपीएस अगर 80 रुपये है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 80 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। वो मार्केट में अपनी ईपीएस के बिहाफ पे जो है उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे। और हम एज्यूम करते हैं कि सपोज इस समय उसका जो मार्केट प्राइस है वो 400 रुपये है और उसकी ईपीएस 80 रुपये है, तो हमारा इससे पीई रेशो निकल जाता है। तो उसका पीई रेशो हो जाएगा 50 रुपीज, कि उस कंपनी का जो पीई रेशो है वो कितना है? 50 रुपीज है। अब ये जो 50 रुपीज आपके पास पीई रेशो आया, मीन्स अगर आपको सपोज 80 रुपये कमाने हैं तो 80 रुपये कमाने के लिए आपको मार्केट में इस समय 400 रुपये लगाने पड़ेंगे। इस पीई रेशो को हम कंपनी के अदर कंपनी, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप और कंपनी जो आपके पास मार्केट में है उनके साथ कंपेयर करेंगे कि उनका पीई रेशो कैसा है, और जैसा उनका पीई रेशो होगा उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देखेंगे कि बेटर कंपनी कौन सी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सेम सेक्टर को लेना होता है। अगर सपोज आप सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं और आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको उसके पीई को सीमेंट कंपनी में ही कोई, अगर आपके पास सपोज एसीसी है या आपके पास अंबुजा सीमेंट है, उन्हीं कंपनी के सेक्टर से आप कंपेयर करेंगे। पी आपका घटता बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का आने वाले समय में प्रॉफिट क्या है या कंपनी की डिमांड आने वाले समय में क्या है। तो हमें कंपेयर करना है सेम उसी कंपनी के जो उसी सेक्टर की जो कंपनी है उनके साथ हम उससे कंपेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम जो सेंसेक्स का ओवरऑल पीई रेशो है उसके साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं बीएससी का, या निफ्टी का जो पीई रेशो है हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या उस जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका ओवरऑल सेक्टर का पीई क्या है उसके साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। और इससे बड़ा इजी हो जाता है जब हम किसी सेक्टर से किसी को कंपेयर करते हैं। देखो, अगर हम बाई सपोज सीमेंट सेक्टर की यहां पर बात कर रहे हैं या हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, तो हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं और फार्मा सेक्टर में हम एज्यूम करते हैं सपोज 100 कंपनियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100 की 100 कंपनियां बहुत बढ़िया चल रही होंगी। कंपनी तो हर तरह की मार्केट में होती है, कुछ बहुत बढ़िया काम करती हैं, कुछ एवरेज काम करती हैं, कुछ कभी कभी जो है ना बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे देती हैं। तो ओवरऑल अगर आप सेक्टर का पी रेशो देखोगे तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा और उस ओवरऑल से आप ये मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं पीईजी रेशो के बारे में। हमारे पास पीईजी रेशो का फॉर्मूला है पीई अपॉन ग्रोथ। किसी कंपनी की पीई कितनी है और उस कंपनी की ग्रोथ कितनी है। अगर हम किसी कंपनी की पीई को, पीई का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज हमें 80 रुपये कमाने हैं तो हमें मार्केट में 400 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो किसी कंपनी की ग्रोथ, अब ग्रोथ किसी कंपनी की किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो ग्रोथ को अगर आपको किसी कंपनी को देखना है तो ग्रोथ को देखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना होगा। इससे पहले हिस्टोरिकल जो उसकी ग्रोथ है उसको हमें देखना होगा। किसी बच्चे को अगर हम ये देखते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है तो निश्चित बात है कि हम उसके पुरानी परसेंटेज को देखेंगे, इससे पहले इसके क्या परसेंटेज आई है। तो ऐसे ही किसी कंपनी की अगर हमें ग्रोथ रेट देखनी है तो हमें उसकी प्रीवियस ईयर की जो ईपीएस है उसको देखना होगा और उसमें भी कंपेयर करना होगा कि ये ईयर बाई ईयर कि इस कंपनी की ईपीएस कैसी है। हम बात करें फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर के अंदर कोई कंपनी हमें बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, सपोज वो इस साल 100 रुपये कमा के दे रही है, वो अगले साल 100 ही रुपये कमाएगी या उससे कम कमाएगी या उससे ज़्यादा कमाएगी, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि इससे पहले ये कभी
50 रुपये ही कमाती थी आज से 5 साल पहले, उसके बाद इसने 60 रुपये कमाने शुरू करे, फिर इसने 70 रुपीज़ की इसकी अर्निंग हुई, फिर इसकी 80 रुपीज़ की अर्निंग हुई। इसकी ईपीएस हर साल ग्रोथ कर रही है। तो अगर आपको लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल किसी कंपनी की एक ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये निश्चिंत हो सकते हैं काफ़ी हद तक कि ये आने वाले समय में इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं 10-15% का इंक्रीज उसमें आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ और भी कई बातें डिपेंड करती हैं कि उस कंपनी का जो पीई है उसकी आने वाले समय में उसकी डिमांड कैसी है। कोई सेक्टर हमारे पास प्रॉपर ऐसा आ जाता है जिसके अंदर ग्रोथ रेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ रेट एकदम से बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना हमें लगती है। जैसे मैं बात करूं, अभी हम बात कर रहे थे सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें लगता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम होना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा काम होना है तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं सीमेंट की डिमांड बढ़नी है। अब सीमेंट की डिमांड बढ़नी है तो कंपनी के अंदर इस समय कौन सी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, जिसका सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखो, दो चीज़ें हैं कि आपके पास इस समय कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, या सबसे ज़्यादा जो सीमेंट मार्केट में इस समय बिक रहा है, या जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और उस डिमांड के साथ हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़नी है, तो इसका मतलब इसका ग्रोथ नेचुरल सी बात है बहुत बढ़िया होने वाला है। हम फार्मा सेक्टर की बात करें, हम ये मान सकते हैं कि इस समय जो फार्मा सेक्टर है हमारे पास आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम होना है, या जो है लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा जागरूकता आएगी, हम इंश्योरेंस हेल्थ प्रीमियम के बारे में बात करें, हमें लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इस समय सपोज 120-30 करोड़ है, और इंडिया की पॉपुलेशन अगर सपोज इस समय 120 या 130-40 करोड़ के लगभग इस समय अगर इंडिया की पॉपुलेशन है, और उसके अंदर हमें ये दिखाई देता है कि इस समय इंडिया के अंदर मुश्किल से 20 से 25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। और आने वाले समय में लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जाने वाले हैं। और आने वाले 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से बढ़कर के 160, 70, 80 करोड़ होने वाली है 8-10 साल में, या 4-5 साल में जो भी है। और एक तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरा इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ रही है। और तीसरी चीज डिपेंड करती है किस पे, एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहली बात, पॉपुलेशन तो निश्चित बात है कि वो उस रेशो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशो में इस समय बढ़ रही है, हो सकता है कम बढ़े, लेकिन उसका बढ़ना निश्चित है। पहली बात, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि जो हमारे पास इस समय जितनी उसकी सेल है, सेल इस समय जो है 130 करोड़ में से 20-25 करोड़ लोगों ने ही सपोज हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, या 30-35 करोड़ इंश्योरेंस लिया हुआ है। आने वाले समय में ज़्यादा लोग इसको इंश्योरेंस लेंगे, तो एक तो हमारी इस 130 करोड़ में ही जो है और लोग, हमारी सेल बढ़ने वाली है, पहली बात। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो उसका पार्ट भी इसमें जुड़ने वाला है, तो हमारी सेल भी बढ़ने वाली है, पहली बात। और दूसरा, हमारी डिमांड भी बढ़ने वाली है, आने वाले समय में उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ये चीजें सारी मिलाकर के हमारी एक ग्रोथ को दिखाता है कि हमारी आने वाले समय में इस सेक्टर के अंदर एक ग्रोथ की परसेंटेज का इंक्रीज होना हमें दिखाई दे रहा है। तो एक कंपनी के अंदर हम सपोज एज्यूम करते हैं कि किसी का पी सपोज 8 रुपये है, या सपोज किसी कंपनी का पी इस समय 9 पे चल रहा है, किसी कंपनी का पी 9 पे चल रहा है, और हमें यह लगता है कि अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 10% की है। तो इट मीन्स इसकी ग्रोथ रेट इस समय 0.9 है। इसका पीईजी रेशो इसका पीईजी रेशो इस समय 0.9 है। और पीईजी रेशो को देखने का या उसको मेजर करने का एक बहुत सिंपल पैटर्न है जो आइडियल रेशो बनाया हुआ है। अगर वो लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो इसका मतलब उसका पीईजी रेशो बढ़िया माना जाता है। तो हम किसी कंपनी का पीईजी अगर हमें 0.9 दिखाई दे रहा है, 0.8 दिखाई दे रहा है, 0.7 दिखाई दे रहा है, अगर वो मोर देन 1 दिखाई दे रहा है, सपोज किसी का पी आपके पास 11 रुपये है, या आपका पी उसका 12 रुपये है, और उसकी ग्रोथ आपको 10% दिखाई दे रही है, तो उसका जो पीईजी रेशो है वो 1.2 हो गया, यानी कि वो मोर देन 1 हो गया है।
तो हम इस कंपनी को ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ रेट कम है। तो पीईजी रेशियो को भी अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको सेम सेक्टर, उसी सेक्टर की कंपनी के साथ उसको कंपेयर करना है, पहली बात। उसके बाद उस सेक्टर का जो ओवरऑल पीईजी रेशियो है उसके साथ उसको कंपेयर करना है। तीसरा, अगर हम चाहें और डिटेल में जाना चाहें तो हम उस सेक्टर की ही उस सेक्टर या हम ओवरऑल जो आपका निफ्टी का इस समय पीईजी रेशियो चल रहा है उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये देखना भी बहुत जरूरी है कि इस कंपनी का फ्यूचर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस कंपनी की डिमांड हमें आने वाले समय में क्या दिखाई दे रही है, और उसके हिसाब से हम पीईजी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी एक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी कंपनी को एक सेकंड में देख करके ये बता सकते हो कि ये कंपनी बढ़िया है या नहीं है। आपके पास सामने दो गाड़ी खड़ी हैं और एक गाड़ी बहुत बढ़िया चमक रही है और आपने उसके सिर्फ बाहर से आप क्या देख सकते हो, बाहर से आप सिर्फ उस कंपनी के टायर देख सकते हो, उस कंपनी का बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, उस कार का, सॉरी, आप उस गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो या उस कंपनी, उस गाड़ी का आप क्या टायर देख सकते हो। और उसको देख करके जो उनमें से जो आपको, जिसके टायर आपको बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जिसका बाहर से आपको स्ट्रक्चर बढ़िया दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हो कि ये कंपनी, ये कार आपको ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद उसको और डिटेल में देखना है तो हमें उसको चला के देखना पड़ेगा, उसका माइलेज देखना पड़ेगा, उसका और भी चीजें अंदर टेक्निकल चीजें देखनी पड़ेगी। तो लेकिन एक झटके में अगर हमें किसी कंपनी को या किसी गाड़ी को या किसी को भी हमें सिलेक्ट करना हो तो सबसे पहले जो हमें एक झटके में दिखाई दे और उसके बाद हम उसको डिटेल में जाएं तो रेशो एनालिसिस, किसी कंपनी का हम रेशो देखें, हम उसका ईपीएस देखें, हम उसका पीई रेशो देखें, हम उसका ग्रोथ रेट देखें, या हम उसका डिविडेंड यील्ड रेशो देखें, उसका बुक वैल्यू देखें, उसकी फेस वैल्यू देखें, ये हमें उस कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आगे की ओर ले जाती है कि हाँ ठीक है, ये कंपनी हमें बाहर से अच्छी दिखाई दे रही है, इसके लिए हम इसके अंदर भी जा सकते हैं या हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं।